नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस का एक बार फिर बेकाबू हो रहा है। लगातार कई राज्यों से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के फैलने की खबरें आ रही है। पीएम मोदी महामारी से जुड़े विषयों पर सतर्कता पूर्वक बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति, कोरोना वैक्सीन नेटवर्क के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बैठक में मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में शामिल होंगे। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय बैठक के लिए समन्वय कर रहा है और संसद के दोनों सदनों में पार्टी के नेताओं से संपर्क भी किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से यह दूसरी बार है जब सरकार ने कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के शीतकालीन सत्र के आयोजन पर चर्चा हो सकती है, जो कि बजट सत्र के साथ जोड़ा जा सकता है, जो आमतौर पर जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने गुरुवार को मांग की है कि कृषि सुधार कानूनों, चीनी आक्रमण और कोविड-19 संकट के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध जैसे देश में विभिन्न दबाव बनाने वाले मुद्दों पर बहस करने के लिए संसद का शीतकालीन सत्र जल्द से जल्द आयोजित किया जाए। तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होता जा रहा है। लगातार कई राज्यों से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के फैलने की खबरें आ रही हैं। पीएम मोदी महामारी से जुड़े विषयों पर सतर्कता पूर्वक बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति, कोरोना वैक्सीन नेटवर्क के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बैठक में मौजूद रहेंगे। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आरबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। By setting out the thinking that went into the MPC's decision today and its rationale. The MPC was of the view that inflation is likely to remain elevated with some relief in the winter months from prices of perishables and bumper kharif arrivals. This constrains monetary policy at the current juncture from using the space available to act in support of growth. At the same time, the signs of recovery are far from being broad-based and are dependent on sustained policy support. A small window is available for proactive supply management strategies to break the inflation spiral being fueled by supply chain disruptions, excessive margins and indirect taxes. Further efforts are necessary to mitigate supply side driven inflation pressures. The MPC will monitor closely all threats to price stability to anchor broader macroeconomic and financial stability. Accordingly, the MPC decided today to maintain status quo on the policy rate and continue with the accommodative stance as long as necessary, at least during the current financial year and into the next financial year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The year 2020 has been extremely challenging. It has tested and stretched our capabilities and even our inner reserves of strength, patience and fortitude. As the year draws to a close, it would be appropriate to review our actions and the outcomes as we battled against the pandemic. What stood out, in my view, in all this endeavor was our determination to fight and overcome every trial that was flung at us. I am reminded here of the words of Mahatma Gandhi, and I quote, "Strength comes from an indomitable will." Drawing lessons therefrom, I shall try to set out our vision for the way forward. 2020, in fact, has been a year to remember. When the definitive history of this pandemic period is written up,
The year 2020 will be recorded as a defining year in the history of modern civilization, marked by the great pandemic comparable in its scale to the Spanish flu of 1918 and exceeding the economic losses of the Great Depression of the 1930s. The COVID-19 broke out even as the world was gripped by a synchronized slowdown in activity, and this is precisely what made the agony even more excruciating. Alongside this human and economic tragedy, history will also record the unprecedented response by central governments, by central banks and governments, healthcare systems and personnel, civil society organizations, and above all, the common people. Together, we have managed to contain human losses, ensured that financial systems and markets function normally. We have kept finance available and flowing and reached out. तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को आप सुन रहे थे। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और आइए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। हम आपको जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ये जानकारी मिल रही है कि कोरोना महामारी पर चर्चा के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, कोरोना महामारी के अलावा और किन मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा हो सकती है? आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसके अंदर तमाम जो कोरोना की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए बैठक है और इसके अंदर तमाम कह सकते हैं नेता शामिल होंगे और तमाम कोशिशें की जाएंगी कि कंट्रोल किया जा सके कोरोना वायरस को। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है, मगर हाँ, स्थिति अब दिल्ली के अंदर थोड़ी सी कंट्रोल जरूर हुई है, मगर इतनी भी कंट्रोल नहीं हुई है कि आप उसको ये बहुत अच्छी उपलब्धि मान सके। मगर जिस तरीके से लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं वो देखना होगा किस तरीके से कारगर हो रही है। मगर आप जब बात करें आज जो बैठक है, बैठक के अंदर तमाम जो मुद्दे होंगे वो गौर किए जाएंगे कोरोना पेशेंटों की, और यहाँ तक कि वैक्सीन को लेकर जो अभी तक सस्पेंस बना हुआ था कि कब तक वैक्सीन आएगी और कितने में बिकेगी, इस पे भी चर्चा की जा सकती है। और जो अस्पतालों के अंदर सुविधाएं कम पड़ रही हैं वो भी इस पे गौर किया जाएगा। मगर हर तरीके से यही की स्थिति है कि तमाम मुद्दों को गौर किया जाए और कोरोना पेशेंटों की गिनती को लगाम लगाई जा सके। मगर कहीं ना कहीं जो कमियां थी वो उन पर भी गौर किया जाएगा कि कमियां वो दूर की जाएं। जी बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र को लेकर भी इस बैठक में बात हो सकती है। राजीव, क्या लग रहा है, क्या सर्वदलीय इस बैठक में जो अन्य पार्टियां हैं वो ये मांग कर सकती हैं कि जल्द से जल्द शीतकालीन सत्र बुलाया जाए? देखिए, बिल्कुल बता दें, इसी तरीके से और पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि कृषि कानून की तरफ से यानी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसके अंदर कृषि कानून को लेकर इसमें बातचीत की जाए। मगर जिस तरीके से बात करें आज बैठक के अंदर ये विषय भी रखा जा सकता है कि किसानों के मुद्दों को, जो कम से कम किसान अभी तक रोडों पर अटके हुए हैं यानी कि बॉर्डरों को रोका हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्लियर करना होगा। और सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये विषय भी रखना होगा कि किस तरीके से किसान जो अभी तक क्या कह सकते हैं जो प्रदर्शन के उतारू हो चुके हैं और यहाँ तक कि एमएसपी को लेकर जो उनके मन में विवाद दिक्कतें हैं या उनके जो मन में विवाद चल रहा है वो कहीं ना कहीं दूर करने की सरकार से कोशिश की जाएगी कि शीतकालीन सत्र के अंदर जो बुलाया जाए इसके अंदर ये किसानों का मुद्दा भी रखा जाए ताकि किसानों को संतुष्टि की जाए। नहीं तो इसी तरीके से प्रदर्शन उग्र होता रहेगा और वो जो सरकार की चिंताएं और बढ़ सकती हैं। मगर देखना होगा कि आज जो सर्वदलीय बैठक है इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे या फिर कोरोना जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए कितनी कोशिशें की जाएगी या फिर वैक्सीन का जो इंतजार कर रहे हैं वो वैक्सीन कब तक आ पाएगी और कितनी बड़ी उपलब्धि के अंदर आ पाएगी और किन को पहले मुहैया हो पाएगी और किन को ये वैक्सीन पैसों में मिलेगी या फिर कितने दाम पे मिलेगी या फिर फ्री मिलेगी। इन तमाम विषयों पर आज बैठक जो की जा रही है वो बैठक के अंदर यही विषय हो गए और कोशिश ये की जाएगी तमाम मुद्दों को सॉल्व किया जा सके। जी राजीव, जानकारी क्या मिल रही है, सर्वदलीय बैठक में किन किन पार्टी के नेताओं को न्योता भेजा गया है? देखिए, बिल्कुल के अंदर बात करें जो पार्टियों के नेताओं की तमाम पार्टियों को नेताओं को न्योता भेजा हुआ है, यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी न्योता भेजा हुआ है। मगर देखना होगा कौन कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक के अंदर शामिल हो पाते हैं। मगर एक चीज करता है, जो भी इसमें शामिल होगा वो कहीं ना कहीं अपने राज्यों की स्थिति को केंद्र सरकार के सामने रख सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख सकते हैं। मगर रखने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन विषयों पर भी गौर करेंगे जो अभी तक कहीं ना कहीं चल
रहे हैं या फिर कहे जो कोरोना पेशेंटों की गिनती हो या फिर किसानों के मुद्दे हों, तमाम कोशिशें की जाएगी इस बैठक के अंदर दूर करने की। बिल्कुल मगर राजीव। बात करें सर्वदलीय बैठक की, जी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं या नहीं बुला पाते हैं, या फिर किसानों को जो मुद्दे हैं वो उनको इसी तरीके से बैठक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल राजीव, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और ये जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में कोरोना महामारी के अलावा आगामी शीतकालीन सत्र को बुलाने को लेकर चर्चा हो सकती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक विशेष टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए इस मसले पर कहा है कि मास्क ना लगाना दूसरों के संवैधानिक अधिकार का हनन करने जैसा है, इसलिए आपको मास्क लगाना ही होगा और इसके लिए कड़े तरीके से निर्देशों का पालन करवाया जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियमों के प्रति लापरवाही पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। लापरवाही जो बरती जा रही है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मास्क नहीं लगाना और शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करना दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन है। बहुत से लोग दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए, लेकिन लोग बेधड़क पूरे देश में कोरोना के दिशा निर्देशों का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर उस अंश पर रोक लगा दी है जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों को कम्युनिटी सर्विस के लिए कोरोना सेंटर भेजने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेहत के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन साथ ही गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वह मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया गया है। तो ये अहम जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियमों के प्रति लापरवाही पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मास्क नहीं लगाना और शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करना दूसरों के मौलिक अधिकार का हनन है। और इस खबर पर भी तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं वो दूसरों के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हर मुद्दे के अंदर जब दखल देता है तो कहीं ना कहीं सरकारों की नींद जागती है। मगर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं आप कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया जा रहा है, कि लोगों को एक दूसरे के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे हैं तो भी वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से कड़ाई से पालन करवाने के लिए हमने हर बार यही जगाने की कोशिश करी है कि सरकार कहीं ना कहीं जागे, क्योंकि एएनबी के माध्यम से हमने बाजारों की जो स्थिति देखी थी और वो भी कई दर्शकों को दिखाई थी और तमाम कोशिशें की थी कि सरकार कहीं ना कहीं जागे। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार कहीं ना कहीं अभी भी सोती नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तब भी सरकार जागी, मगर फिर जागने के बाद में फिर दोबारा से सो गई। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि मास्क नहीं लगा रहे हैं जो लोग बाग, वो अपने आप को तो वायरस की चपेट में दे ही रहे हैं, मगर दूसरे को भी, यानी जो उसके संपर्क में आ रहा है उसको भी वायरस देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी यही लोग बाग कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जब तक नहीं बना के रखेंगे तो वायरस का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा और अपने साथ साथ दूसरे को भी वायरस की चपेट में दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कड़ाई से पालन करने के लिए दिशा निर्देश जरूर बनाए गए थे, मगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। बाजारों के अंदर आज भी भीड़ है, मगर सरकारें फिर भी सोई हुई हैं। या कह सकते हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर बात करें, जो किसान अभी तक डटे हुए हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी वायरस बढ़ता चला जा रहा है। मगर सरकार अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक नहीं कर पा रही है। बेशक जुर्माने की रकम जरूर बढ़ा दी गई है कि पहले 500 रुपए का जुर्माना था मास्क नहीं लगाना, तो 500 रुपए का जुर्माना था, मगर वो जुर्माना बढ़ा के 2000 रुपए कर दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है तो भी 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया। मगर कहीं ना कहीं जुर्माना वसूलने के लिए वो अधिकारी तो मार्केट में होने चाहिए या फिर बाजारों के अंदर होने चाहिए, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। मगर अभी भी मास्क तो जरूर बढ़े कुछ हद तक, मगर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, मगर जिसकी वजह से अभी भी वायरस बढ़ रहा है। अगर जब तक सरकार के जो
कड़े कानून का नियम करने के लिए जो अधिकारी हैं वो जब तक मार्केटों में नहीं आएंगे, बाजारों में नहीं उतरेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए नहीं दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वायरस और ज्यादा बढ़ता रहेगा। इसीलिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और खास तौर पर उन अधिकारियों को, जब तक वो मार्केट में नहीं आएंगे या फिर लोगों को समझाने के लिए नहीं आएंगे, तो इसी तरीके से वायरस बढ़ता रहेगा। मगर सरकार की चिंताएं बढ़ना लाजमी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया, कल जो किया था कि सरकार ये जो कड़ा कदम उठाए ताकि वायरस को कम से कम रोका जा सके। जी लेकिन राजीव, बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि खुद जनता भी जागरूक नहीं हो रही है। तमाम परिस्थितियां हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, लेकिन शायद दिल्ली वासी या यूं कहें कि पूरे देश भर के जो निवासी उन्होंने आंखें मूंद ली है। कई लोगों को हम देख रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली में, हर राज्य में इस तरह के लोग हम देख पा रहे हैं जो बेधड़क इसी तरह से बाहर घूमते हैं, बेवजह बाहर घूमते हुए नजर आ जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, मास्क तक नहीं होता उनके चेहरे पर। लोग आखिर क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? क्यों लोगों ने आंखें मूंद ली है? क्या अब उन्हें यह लगने लगा है कि कोरोना जैसा कुछ रहा नहीं है देश में? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जैसे हमने लोगों से कई बार जानने की कोशिश करी कि आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगा रखा। वो कहते हैं कि जी आपको क्या दिक्कत है, सरकार जब तक हमें कोई टोक नहीं रही है, हमारे पर कोई जुर्माना नहीं कर रही है या सरकार आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं वायरस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मगर उनकी टिप्पणी भी जायज है, क्योंकि जब सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ही जब बाजारों में नहीं आएंगे, लोगों को डराने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए नहीं कहेंगे या फिर जुर्माने की जो रखना है वो नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर तो डर तो रहेगा ही नहीं। मगर इसी तरीके से बाजारों के अंदर भी लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि कड़ाई से पालन करवाने वाले जो अधिकारी हैं वो ही नहीं है, तो फिर नियम का फॉलो कौन करेगा। मगर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता ने बेशक लापरवाही की है, क्योंकि जनता खुद जानती है अगर वायरस बढ़ेगा तो उनको भी नहीं बचेगा, चाहे उसमें नेता हो या फिर आम नागरिक हो या फिर कोई अधिकारी हो। मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मगर वो अधिकारी जब तक नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है, दिल्ली सरकार या और राज्यों की सरकार कोशिश जरूर कर रही है, टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बढ़ाई जाता है कि लगातार टेस्टिंग कराने के लिए कहा भी जा रहा है, जोर भी दिया जा रहा है, विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। मगर सरकार धरातल पर जो उन अधिकारियों को नहीं उतार पा रही है, जो अधिकारी आने चाहिए मार्केटों के अंदर या फिर बाजारों के अंदर या फिर कहे लोगों को जागरूक करने के लिए, जब तक जागरूक नहीं किया जाएगा सही तरीके से, तो लगभग जनता इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करती रहेगी और अपने आप को जागरूक नहीं करेगी और अपने साथ साथ दूसरों को भी वायरस की चपेट में देती रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि मास्क नहीं लगाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के लोग दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं और सरकार सुनिश्चित करें कि कड़ाई से तमाम नियमों का पालन कराया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अद्भुत, बेमिसाल, बहुत सुंदर। गोरखनाथ मंदिर को देख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के मुंह से सीधे तौर पर तो यह शब्द नहीं फूटे, लेकिन इन शब्दों को उनके चेहरे के भाव बिन कहे ही बयां कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर रात्रि भोज के लिए मंदिर पहुंचे जनरल रावत ने परिसर के हर हिस्से को कौतूहल के साथ देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके कौतूहल को शांत कर रहे थे और मंदिर के हर हिस्से की खूबी बता रहे थे। जनरल रावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक जब गोरखनाथ मंदिर पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से निकलकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री उन्हें लेकर सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में गए, जहां जनरल रावत ने बकायदा घुटने के बल बैठकर बाबा के चरणों में शीश नवाया। गुरु श्री गोरख रक्षकनाथ संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों के मुख से गूंज रहे वेद मंत्रों के बीच जनरल ने पूरे विधि विधान से गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने परिसर भ्रमण किया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। किस तरह से उनका ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ? सीडीएस जनरल बिपिन रावत क्या वहां दौरे के लिए गए थे या फिर वो मंदिर में सिर्फ दर्शन के लिए गए थे? तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर रात्रि भोज के लिए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत कल वहां पहुंचे थे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ही थे और जो आर्मी की मीटिंग्स थी उसमें सम्मिलित होने के लिए आए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं इससे पहले भी जब वो आए थे तो उन्होंने सीएम के साथ मुलाकात करी थी और सीएम ने उनको न्योता दिया था कि एक बार गोरखनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करिए, एक बार गोरखपुर आइए। और कहीं ना कहीं सीएम के आह्वान पर वो वहां पहुंचे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर की भव्यता और सुंदरता की चर्चा पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। और कहीं ना कहीं जो वहां पर शिष्य पढ़ रहे हैं, अगर आप उनके मुख से संस्कृत के श्लोक या कोई भी देवगीत सुनिए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कानों में वो आवाज पड़ती है कि आदमी एकदम मग्न हो जाता है। और ऐसे में जब कल बिपिन रावत वहां पर पहुंचे और जब वहां के जो शिष्य हैं उन्होंने संस्कृत के श्लोक पढ़ना शुरू किया तो कहीं ना कहीं बिपिन रावत आत्मुग्ध हो गए थे। इसके साथ जो उन्होंने मंदिर की सुंदरता और भव्यता को देखा, उनके मुख से केवल यही निकला, अद्भुत, बेमिसाल और बहुत सुंदर। और एक एक कॉर्नर को, एक एक जगह को वो बहुत ही कौतूहल से देख रहे थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनके साथ थे और पूरे मंदिर से उनका परिचय करा रहे थे, कब किसका निर्माण किस टाइम हुआ। बाबा वैद्यनाथ की मूर्ति के भी उन्होंने दर्शन किए और कहीं ना कहीं गोरखनाथ मंदिर को देख करके उनके मन में जो प्रसन्नता थी वो साफ नजर आ रही थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बाबा गोरखनाथ के दरबार में सीडीएस जनरल बिपिन रावत पहुंचे, जहां उन्होंने शीश नवाया। जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी ने उन्हें बुलावा भेजा था और रात्रि भोज के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना जारी है। 10 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं। इसके अनुसार ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने 7 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं सत्तारूढ़ टीआरएस 3 सीटों पर आगे है। बीजेपी ने जिस तरह यहां चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी, उसका फायदा होता दिख रहा है। 2016 के चुनाव में बीजेपी को गठबंधन में यहां 5 सीटें मिली थी। बता दें कि जीएचएमसी चुनाव में आज 1122 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन ओवैसी के गढ़ में पैर जमाने के लिए बीजेपी ने पहली बार किसी नगर निगम चुनाव में किसी बड़े चुनाव की तरह सारी ताकत लगा दी। शाह, नड्डा और योगी समेत बड़े नेताओं ने प्रचार किया। आज कौन बाजी मारेगा, इसकी तस्वीर दोपहर तक जरूर साफ हो जाएगी। तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। 10 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं और इसके अनुसार ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने 7 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं सत्तारूढ़ टीआरएस 3 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी ने जिस तरह यहां चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी, उसका ही फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 2016 चुनाव में बीजेपी को गठबंधन में यहां 5 सीटें मिली थी। बता दें कि जीएचएमसी चुनाव में आज 1122 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इसके पहले चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन ओवैसी के गढ़ में पैर जमाने के लिए बीजेपी ने इस निगम चुनाव में भी इस तरह से अपना दमखम दिखाया है जैसे कोई बड़ा चुनाव हो, जैसे कि विधानसभा का चुनाव हो। इस तरह से बीजेपी पुरजोर कोशिश में लग गई थी एक निगम चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि मकसद साफ है। भारतीय जनता पार्टी अब दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वहां पर अपने पैरों को मजबूत करना चाहती है, इसलिए लगातार कोशिशें की जा रही है। तो हैदराबाद, जो कि एआईएमआईएम का गढ़ कहा जाता है,
वहां पर अब पूरी कोशिश में लगी हुई है बीजेपी अपने पैर जमाने के लिए। और खबर पर तमाम जानकारी और चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, किस तरह से देख रहे हैं हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और पहली बार किसी निगम के चुनाव में बीजेपी ने इतना दमखम दिखाया है। साफ लग रहा है कि AIMIM के गढ़ में बीजेपी अपने पैर जमाना चाहती है। देखिए, बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा कि हैदराबाद की म्यूनिसिपल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रयास किया और अभी जो रुझान आ रहा है उससे स्पष्ट भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी मिलते हुए नजर आ रहा है। और मुझे लगता है क्या कि साउथ में ये जो ट्रेडिशन रहा है, सामान्यतः आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और रीजनल पार्टी का। राजीव रंजन जी, रोक रही हूँ आपको भी। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की। बच्चे अपने स्थान पर शांति और शालीनता से बैठ जाएं, पूरी शालीनता से बैठ जाएं। महाराणा प्रताप के आदर्शों की घटना का लोकार्पण और महाराणा प्रताप होते भारत को प्रभाव की चर्चा भी होगी। शंख घड़ी घंटा का निनाद न सुनाई देता, यज्ञ धूम बनता न शोभा आसमान की। कलमा कुरान यहाँ हो जाओ नवाज होते, कथा की विशेष होती वेद की पुराण की। लोक इतिहास की निकासी के नाम एक कौम हिंदू की ऐसे विश्वकर्मा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण अनावरण हम सब के बीच इस नवनिर्मित मंच पर जनरल बिपिन रावत साहब और महाराज जी। गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की। CDS बिपिन रावत यहां पहुंचे हुए हैं और मंदिर में एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।